तो दोस्तों हम लोग मानव कौल जी के उपन्यास अंतिमा के आखिरी क्षणों में आ चुके हैं। ये इसका आखिरी अंतिम एपिसोड होगा। तो चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। दुष्यंत बीत रहा था। वर्मा मैडम और रोहित के बीच से मानो एक खूबसूरत दिन हो जिसकी हल्की ठंड में मुलायम धूप दोनों की देह सहलाती चलती हो। दिन सबका था, पर क्योंकि वह बीत रहा था तो दोनों उसमें अपनी उपस्थिति ज्यादा से ज्यादा चाह रहे थे। रोहित के दिमाग में गणित चल रहा था जिसमें वह बहुत कमजोर था कि अगर रातें वर्मा मैडम की हैं तो पूरा दिन उसका होना चाहिए। पर यह बात वह कभी उन दोनों के सामने कह नहीं सकता था। दिन गुजरने में भी रोहित के सामने बड़ी दिक्कत पेश आ रही थी। दोपहर का नदी पर जाने का वक्त जो सिर्फ रोहित और दुष्यंत का था, उसमें भी वर्मा मैडम अपनी थीसिस से जुड़ी किताबें लिए उपस्थित रहने लगी थी। हद तो तब हो गई जब कुछ शामें रोहित को वर्मा मैडम और दुष्यंत के बगैर ही अपनी छत पर अकेले टहलते हुए बितानी पड़ी। दुष्यंत के जाने की घड़ी बहुत पास आ गई थी। वर्मा मैडम की उपस्थिति में रोहित को दुष्यंत के होठों पर फूलों की पंखुड़ियां नजर ही नहीं आती थी। रोहित वर्मा मैडम की नजरें चुराकर दुष्यंत से इशारे में कुछ संवाद करने की कोशिश करता, पर दुष्यंत की आंखें रोहित पर बहुत देर नहीं ठहरती थी कि वह एक भी इशारा समझ पाए। रोहित एकांत चुराना चाहता था जिसमें सिर्फ वह और दुष्यंत हो और तेज धूप दोनों के नंगे शरीर पर पड़ रही हो। तभी बारिश हो जाए, नदी के भीतर बाहर हर जगह बस पानी ही पानी हो और वह उस पानी में अपने लिखे कुछ शब्द दुष्यंत के कानों में कहे और उसे उसके होठों पर फूल खिलते हुए दिखे। दुष्यंत कल जाने वाला था। स्कूल की छुट्टियां भी कल खत्म हो रही थी। रोहित खुद को संभालने की पूरी कोशिश कर रहा था। दोपहर का वक्त था। वर्मा मैडम नदी के किनारे बैठे हुए दोनों को नदी में गहरा गोता लगाते हुए देख रही थी। दुष्यंत को जब भी पैसे मिलते वह किसी बच्चे सा अपनी सफलता वर्मा मैडम को दिखाता और वर्मा मैडम उसके लिए ताली बजाती। तभी रोहित को नदी के भीतर पत्थर के पीछे पहली बार 1 रुपए का सिक्का मिला। उसने पानी के अंदर ही दुष्यंत को दिखाया। दुष्यंत ने उसके हाथ से सिक्का छीना और बाहर आकर वर्मा मैडम को ऐसे दिखाया मानो उसने ही वह सिक्का पाया हो। रोहित दुष्यंत से लड़ने लगा। मैंने ढूंढा है, इन्होंने छीन लिया मुझसे। झूठ बोल रहा है, दुष्यंत ने हंसते हुए कहा। तीनों की हंसी नहीं रुक रही थी। रोहित अपना सिक्का छीनने के लिए दुष्यंत के ऊपर चढ़ गया। दुष्यंत रोहित के वजन से पानी के नीचे जाने लगा। सांस लेने के लिए उसने कई बार मुंह ऊपर करने की कोशिश की, पर रोहित उसे दबाए जा रहा था और कह रहा था कि सिक्का छोड़ दो वरना मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। बहुत देर बाद जब दुष्यंत से सहन नहीं हुआ तब जाकर उसने सिक्का छोड़ा। दोनों लष्टम पष्टम होकर वर्मा मैडम के अगल बगल में आकर लेट गए। दुष्यंत लाल हो चुका था और गहरी सांस ले रहा था। वर्मा मैडम ने दुष्यंत के सिर पर हाथ फेरा और पूछा, तुम ठीक हो? दुष्यंत ने वर्मा मैडम का हाथ चूमा और उनकी तरफ देखकर मुस्कुराता रहा। रोहित ने कभी दुष्यंत को इतना खूबसूरत नहीं देखा था। जिस तरीके से वह वर्मा मैडम को देख रहा था, रोहित के भीतर एक विस्फोट सा हुआ। उस विस्फोट में जलन से भरे हुए नुकीले पत्थर थे जिनकी चुभन रोहित पूरे शरीर में महसूस कर सकता था। नदी के उस पार जाकर तरबूज चुरा कर लाएं? रोहित ने दोनों के बीच का सम्मोहन तोड़ने के लिए कहा। नहीं, अब चलते हैं वापस। वर्मा मैडम अपनी किताबें समेटने लगी। हमारे गांव के तरबूज पूरे देश में मशहूर हैं और अगर चुराया नहीं तो क्या तरबूज खाया। नदी का पार बहुत बड़ा है, पता नहीं, मुश्किल है मेरे लिए। अरे मैं कई बार पार कर चुका हूँ, बहुत आसान है, रोहित ने झूठ बोला। मुझसे नहीं होगा, दुष्यंत चित लेट गया। ठीक है, मैं अकेला ही जाकर लाता हूँ, आप दोनों एक दूसरे को देखते रहो। रोहित से रहा नहीं गया और उसके भीतर की जलन और गुस्सा पहली बार बाहर आ गया था। वह गुस्से में खड़ा हुआ और पानी में कूद गया। रोहित तैरते हुए खुद को कोसता रहा कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसे अपनी जलन से घृणा हो रही थी और गुस्से में उसके हाथ पानी को इतनी क्रूरता से काट रहे थे कि उसे होश ही नहीं था कि वह किस तरफ जा रहा है और क्यों। वह हाथ पैर मारता और जब भी सांस भरकर पानी के भीतर अपना मुंह डालता तो खुद को गाली देता। इसी बीच कहीं उसे अचानक ठसका लगा। उस ठसके की वजह से थोड़ा पानी पी गया। खांसते हुए वह रुका और उसने खुद को नदी के बीचों बीच पाया। इतनी दूर तैरते हुए वह पहले कभी नहीं आया था। रुकते ही उसे अचानक पूरे शरीर में दर्द होने लगा और उसे लगा कि उसकी सांसें बहुत तेज चल रही हैं। उसने पलट कर देखा तो दुष्यंत धीरे धीरे तैरते हुए उसकी तरफ आ रहा था। वर्मा मैडम चिंता में नदी के किनारे खड़ी हुई थी। रोहित की सारी थकान दुष्यंत को देखते ही काफूर हो गई।
बहुत धीरे धीरे तैरते हुए दुष्यंत रोहित तक पहुंचा। रोहित ने दुष्यंत का चेहरा देखा तो वह लाल हो चुका था। उसकी आंखों में डर था। आराम से रुकते हुए चलेंगे, आधा हो गया, बस आधा ही बचा है। दुष्यंत ने हाँ में सिर हिलाया और दोनों धीरे धीरे नदी के दूसरे किनारे की तरफ बढ़ने लगे। रोहित हर कुछ देर में दुष्यंत के लिए रुकता और अपने कंधे का सहारा उसे देता ताकि वह थोड़ी देर सुस्ता सके। बस पहुंच गए, कुछ हाथ और मारने हैं और फिर रेत आ जाएगी। दूसरे किनारे पर पानी के नीचे रेत जल्दी आ जाती थी। थोड़ी देर में रोहित ने महसूस किया कि उसके पैरों से रेत टकराने लगी है। वह रेत पर खड़े होते ही दुष्यंत को दिखाने लगा कि हम पहुंच गए। दुष्यंत को वह आखिरी और छोटी दूरी तय करने में बहुत वक्त लगा। जैसे ही दुष्यंत के पैर रेत से टकराए, वह निढाल होकर रोहित पर लटक गया। रोहित उसे खींचते हुए रेत पर चलने लगा। दोनों किनारे की गर्म रेत पर पहुंचकर चित्त लेट गए। जब सांस में सांस आई तो दुष्यंत कूद कूद कर नदी के उस पार खड़ी वर्मा मैडम से अपनी खुशी का इजहार करने लगा। रोहित ने भी अपने हाथ हिलाकर खुशी जाहिर की। चलो, तुम्हें एक जगह लेकर चलता हूं, रोहित ने कहा। नहीं, चलो वापस चलते हैं, वह चिंता करेगी, दुष्यंत ने अपने शरीर से रेत झाड़ते हुए कहा। अभी नहीं जा पाएंगे, शरीर थका हुआ है, तैरते ही पूरी थकान वापस आ जाएगी। चलो, पीछे की तरफ बहुत सुंदर जंगल है। नदी के दूसरी तरफ घना जंगल था। दुष्यंत ने वर्मा मैडम को इशारे से बताने की कोशिश की कि कुछ देर में हम वापस आएंगे, और वर्मा मैडम एक बिंदु जितनी छोटी दिख रही थी। उसे नहीं पता था कि वह उसे देख भी पा रही हैं कि नहीं। रोहित जंगल में प्रवेश कर चुका था। दुष्यंत उसके पीछे पीछे चल रहा था। जंगल के भीतर सूरज की रोशनी पेड़ों से छनते हुए नीचे गोल पत्थरों पर गिर रही थी। यहाँ चल रही हवा में ठंडक थी। दुष्यंत को लगा कि वह तेज गर्मी से सीधा पहाड़ों पर चला आया है। वह इस जंगल की खूबसूरती को निहार ही रहा था, तभी उसके पैरों को मुलायम रेत छूने लगी। वह अपने पैर उसी रेती में घुसाते हुए चलने लगा। उसने देखा कि सामने रोहित रुक गया है। वह उसके बगल में जा पहुंचा तो देखा सामने एक बहुत ही घना और विशाल बरगद का पेड़ है, जिसके नीचे हर चद्दर से ढकी एक छोटी सी मजार है। दुष्यंत को लगा कि यह बरगद और मजार किसी दूसरी जगह का हिस्सा है। किसी ने उन्हें इस जंगल के बीच में पेंट किया हुआ है। दुष्यंत के मुंह से अनरियल शब्द फूटा। रोहित आगे बढ़ने को हुआ, पर दुष्यंत ने उसे रोक दिया और धीरे से उसे इशारा किया। मजार के पीछे की तरफ एक हिरन खड़ा हुआ दोनों को देख रहा था। रोहित की आंखें फटी रह गई थी। इससे पहले उसने हिरन को कभी नहीं देखा था। नहीं, उसे यूं न देखो, दुष्यंत ने कहा। उसे अनदेखा करते हुए देखो तो वह भागेगा नहीं। दोनों हिरन को नहीं देखते हुए मजार पर पहुंचे। हिरन सचेत था और वहीं खड़ा था। इस दरगाह को लोग बहुत मानते हैं, रोहित कहते ही दरगाह के चबूतरे पर चढ़कर लेट गया। दुष्यंत नीचे खड़ा होकर मजार की खूबसूरती निहारने लगा। रोहित ने लेटे हुए दुष्यंत को अपनी तरफ खींचा और उसके होठों के एकदम पास आकर रुक गया। क्या हुआ? दुष्यंत फुसफुसाया। फूलों का इंतजार कर रहा हूं, रोहित ने कहा। क्या यह अंत है? दुष्यंत ने कहा। हम बहुत दूर आ चुके हैं, तुम रुकना नहीं। यह नहीं कहना कि थक गया हूं, तुम कहना कि तेज धूप में छाया तलाश रहा। हम कहानी के उस हिस्से में फंसे हैं जहां हमारी खाली पड़ी जिंदगी में धूप घुस आई है। पर अब मेरे हाथ में झाड़ू है। तुम छाया की तलाश में बरगद चुनना और उसके नीचे लेट कर सुनना देर तक मेरे बुहारने के किस्से को। कल मैं जा रहा हूं और हमारी कहानी का अंत इसी बरगद की छाया में पल रही दरगाह में है। काश मेरे पास मेरी डायरी होती और मैं इसे लिख लेता। हर चीज लिख मत लो, उस जीने के लिए छोड़ दो, दुष्यंत ने कहा और वह रोहित के एकदम करीब आ गया। पर यह तो कविता थी। जो दिखा वह कह दिया। तुम्हें क्या दिख रहा है? रोहित दुष्यंत की सांसें अपने होठों पर महसूस कर सकता था। सुख जब घट रहा होता है तब उसका स्वाद इतना सख्त क्यों होता है? उसके बीत जाने के बाद फिर वह चाशनी सा बूंद बूंद क्यों टपकता रहता? रोहित के शरीर में समर्पण था और उसे दुष्यंत की आंखों में से सूरजमुखी के फूल बाहर आते हुए दिख रहे थे। होठों पर उनकी पंखुड़ियां झड़कर गिरने लगी थी। वह हल्के हल्के उन्हें दुष्यंत के होठों से बीनने लगा। पहले मुझे यह कविता पूरी सुननी है। कौन सी? यह जिसके दो वाक्य अभी तुमने कहे। इसे तो बस अभी जीना शुरू किया है, कब सुनाओगे? आज रात अगर आप अकेले छत पर आओगे तो पूरी सुनाऊंगा।
दुष्यंत कूद कर चबूतरे पर चढ़ गया और रोहित के बगल में जाकर बैठ गया। तुम्हारे लिखे में घुटन और मुक्ति का अजीब घर्षण है, दुष्यंत ने कहा। मुझे नहीं पता, रोहित ने चुहलबाजी में कहा। तुम्हें लिखना चाहिए, अभी बहुत कुछ है जो फूटना बचा है। बहुत जल्दी तुम्हारी कविताओं की किताब छपेगी, सबको तुम्हारा लिखा पढ़ने को मिलेगा। मैं सिर्फ आपके लिए लिखता हूँ। यही तो खूबसूरती है तुम्हारे लेखन में कि वह इतना निजी होकर भी कितना सार्वभौमिक है। तुम्हें बहुत लिखना है। मैं एक शब्द भी नहीं लिखूंगा। रोहित नाराज सा होकर मजार के दूसरी तरफ जाकर लेट गया। उसके पीछे दुष्यंत भी आया और उसके बगल में लेट गया। दुष्यंत बरगद देख रहा था। बहुत सुंदर जगह है, या पेड़ पर हरे धागे क्यों लटके हैं, पता नहीं। दुष्यंत ने कूद कर एक लंबा हरा धागा पेड़ से तोड़ लिया। लाओ, अपना हाथ दो, दुष्यंत ने कहा। नहीं, मुझे नहीं देना कुछ भी तुम्हें। दुष्यंत रोहित के पेट पर उचक कर बैठ गया और उसके हाथों को चूमते हुए अपने हाथों में ले लिया। बांध दो तुम्हारे हाथों में यह धागा। बांध दो, रोहित ने जवाब दिया। सोच लो, बंध जाओगे फिर। रोहित ने फूलों के गुच्छे देखे, दुष्यंत के होठों पर पड़े हो। वह उन्हें चूमने उठा, पर दुष्यंत ने उसे दूसरे हाथ से धक्का देकर वापस लिटा दिया। उसकी कलाइयों को प्यार से उठाया और उसमें धागा बांधने लगा। तभी पेड़ों के बीच हरकत हुई। दोनों ने देखा कि हिरन थोड़ा करीब आ गया है। दुष्यंत ने हिरन को देखते हुए रोहित की कलाई पर लगे धागे को चूमा। यह हमारी दोस्ती के लिए। रोहित ने बचे हुए धागे को दुष्यंत की कलाई पर बांध दिया। तुम्हारी मैडम के लिए भी एक ले जाते हैं, कितना सुंदर लगेगा उन्हें। दुष्यंत यह कहते ही तुरंत कूदा और एक हरा धागा पेड़ से तोड़कर उसे अपनी उंगलियों में चपेट लिया। चले, दुष्यंत ने कहा और रोहित को उठाने के लिए अपना हाथ दिया। रोहित ने दुष्यंत का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। मुझे फूलों की भूख है, बस वह मिटा लो, रोहित ने कहा और दुष्यंत को चूमने लगा। कुछ देर तक दुष्यंत उस संगीत को सुन नहीं पा रहा था जिस पर रोहित नाचना चाह रहा था। फिर दुष्यंत का शरीर थोड़ा ढीला हुआ। दिमाग नदी के दूसरी तरफ फैली सारी चिंताओं से अपना नाता तोड़कर यहाँ आने लगा और दुष्यंत ने रोहित की धड़कनों को सुनना शुरू किया, जिनकी गति बढ़ती जा रही थी। हिरन जंगल से खिसक कर उन दोनों के पास आकर खड़ा हो गया था। दोनों अब एक ही संगीत पर झूम रहे थे और बीच बीच में हिरन को ऐसे देखते मानो वह वही मात्र एक गवाह है उनके इस पागलपन का। उन दोनों के नग्न शरीर दरगाह की मिट्टी से लतर पतर होने लगे थे। दोनों उस नृत्य में पूरी तरह डूब चुके थे जिसका संगीत अब पूरी दरगाह में गूंज रहा था। जब वह थक कर अलग हुए तो आखिरी आह से हिरन गुलांचे मारकर जंगल में गायब हो गया, मानो वह वहां कभी था ही नहीं। दुष्यंत नदी किनारे खड़े होकर वर्मा मैडम को अपना हाथ दिखा रहा था। उसे दिख रहा था कि वर्मा मैडम अपने हाथ बहुत जोर जोर से हिला रही हैं। रोहित को अचानक तरबूज ले जाने की बात याद आई, पर तब तक दुष्यंत भागते हुए पानी में कूद गया था। रोहित भी उसके पीछे कूद पड़ा। कुछ ही हाथ मारने पर रोहित ने महसूस किया कि पिछले तैरने की थकान वापस आ गई है। रोहित का पूरा बदन दर्द करने लगा। उसका शरीर इतना ज्यादा तैरने का आदी नहीं था। उसने दुष्यंत को रुक कर देखा तो वह लगातार अपने हाथ पैर चला रहा था। उसे लगा कि वह दुष्यंत को बोल दे कि धीरे, थोड़ा रुक रुक कर तैरे, और वह जानता था कि वह जल्द से जल्द वर्मा मैडम के पास पहुंचना चाह रहा था। नदी के बीच में पहुंचकर दुष्यंत रुक गया। रोहित उसके पीछे ही था तो वह भी रुक गया। क्या हुआ? रोहित ने पूछा। मेरी पिंडलियां अकड़ रही हैं। दुष्यंत का दर्द उसकी आंखों में दिख रहा था। पैर कम चलाओ और सिर्फ हाथ से आगे बढ़ो, और थोड़ा आराम से। आप बहुत तेज तैर रहे हैं, धीरे धीरे, बस आ ही गए। कुछ गहरी सांसें लेकर दोनों ने फिर तैरना शुरू किया, पर दुष्यंत बार बार रुक जाता। रोहित ने देखा दुष्यंत से दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा है। उसका चेहरा और आंखें लाल हो चुकी हैं। रोहित ने दुष्यंत का हाथ लिया और कहा, मेरे कंधे को पकड़ो कसकर, मैं आपको खींच लूंगा, आप बस सांस लेते रहो। दुष्यंत ने रोहित के कंधे को मजबूती से पकड़ लिया। रोहित को मुश्किल हो रही थी, पर वह लगातार दुष्यंत से संवाद बनाए हुए था। आप कुछ मत करो, बस कंधे को मत छोड़ना, मैं धीरे धीरे तैरता हूं। रोहित ने देखा कि दुष्यंत बार बार अपने पैरों को छूना चाह रहा था। दुष्यंत के पैरों की नस चढ़ रही थी। रोहित जानता था कि नस चढ़ना कितना पीड़ादायक होता है। रोहित के भीतर घबराहट घर कर गई। उसने अपने तैरने की गति थोड़ी बढ़ा दी।
हर कुछ झटकों पर दुष्यंत का हाथ छूट जाता। रोहित वापस दुष्यंत के हाथ को खींचकर अपने कंधे पर रख देता। आप मुझसे बात करो और सिर ऊपर रखो, पानी मत पियो वरना शरीर भारी हो जाएगा। रोहित लगातार दुष्यंत को सलाहें देता चल रहा था। दुष्यंत की आंखें आसमान पर अटकी हुई थी। वह बस ज्यादा से ज्यादा सांस लेने की कोशिश कर रहा था। हर कुछ देर में दुष्यंत की चीख रोहित को सुनाई दे जाती। वह थोड़ी देर थमता और फिर वह अपने हाथ चलाना जारी रखता। बस आ गए, वह देखो वर्मा मैडम दिख रही हैं, देखो देखो। दुष्यंत वर्मा मैडम को देखने के चक्कर में थोड़ा उठा और उसका हाथ रोहित के कंधे से फिसल गया। रोहित ने दुष्यंत का हाथ खींचकर अपने गले में डाल लिया। दुष्यंत सांस लेने की कोशिश में रोहित के ऊपर चढ़ता जा रहा था। रोहित ने महसूस किया कि दुष्यंत का पूरा शरीर कड़क हो चुका है। दुष्यंत देखो, बस आ ही गए। दूसरी तरफ से वर्मा मैडम की आवाज आ रही थी। उन्हें दिख रहा था कि दुष्यंत रोहित की पीठ पर लटका हुआ है। वह बार बार दुष्यंत का नाम चिल्ला रही थी। दुष्यंत सांस लेने की कोशिश में रोहित की गर्दन दबाए जा रहा था। रोहित को सांस लेना मुश्किल हो रहा था। दोनों वर्मा मैडम के बहुत पास पहुंच गए थे। तभी सांस लेने की कोशिश में रोहित को ठसका लगा और उसने खांसना शुरू किया। उसे सांस लेने की जरूरत थी। वह दुष्यंत के वजन से पानी के नीचे घुसा जा रहा था। वह दोनों बस 10 हाथ की दूरी पर थे। रोहित ने खांसने के लिए और कुछ सांस बटोरने के लिए दुष्यंत को अपने से अलग किया, पर खांसी रुक नहीं रही थी। रोहित 3-4 हाथ मारकर किनारे आ गया और उसका खांस खांस कर बुरा हाल हो गया। तभी उसने अचानक वर्मा मैडम की चीख सुनी। जब उसने पलट कर देखा तो उसके पीछे नदी में उसे दुष्यंत नहीं दिख रहा था, पर पास ही में पानी के बुलबुले उठ रहे थे। उसकी खांसी पूरी तरह बंद नहीं हुई थी, पर वह हड़बड़ाहट में पानी में कूद गया और जहां बुलबुले उठ रहे थे वहां उसने गहरा गोता लगा दिया। वर्मा मैडम की चीखें सुनकर वहां बहुत से लोग जमा होने लगे थे। रोहित को बहुत नीचे पानी में दुष्यंत का शरीर दिख रहा था। उस शरीर से आंखें कुछ बाहर की तरफ निकल आई थी। रोहित को आश्चर्य हुआ कि वे आंखें लाल नहीं थी, सफेद थी। उसे खांसी आ रही थी, पर पानी के भीतर वह हतप्रभ सा दुष्यंत की आंखों से अपना निगाह नहीं हटा पा रहा था। वह वापस ऊपर आया और कुछ गहरी सांस लेकर फिर नीचे दुष्यंत को उठाने गया, पर अब दुष्यंत वहां उस जगह पर नहीं था। वह शायद आगे बह गया था। वह और गहरे गया। नीचे पत्थर की आड़ से रोहित को दुष्यंत का हाथ दिखा, जिसकी उंगलियों में हरा धागा बंधा हुआ था, जो दुष्यंत वर्मा मैडम को देना चाहता था। उसने दुष्यंत का हाथ पकड़ा और उसे ऊपर की तरफ खींचने की कोशिश की, पर उसका शरीर बहुत भारी हो चुका था। वह दुष्यंत के पास गया और उसे अकड़े हुए चेहरे को देखकर वह चिल्लाने लगा और दुष्यंत को झिझोड़ने लगा कि वह क्यों इस तरह डरावना बुद्ध बना बैठा है। रोहित को सांस की जरूरत थी। उसका शरीर ऊपर की तरफ जा रहा था, पर वह दुष्यंत को यूं ही नहीं छोड़ सकता था। रोहित ने अपने पैर दुष्यंत की कमर में फंसा लिए और अपने हाथ उसकी गर्दन में। तब तक वो ऊपर से कई लोग पानी में कूदे और उन्हें नीचे दोनों को एक दूसरे से चिपके हुए देखा। जब दोनों को पानी से बाहर निकाला तो दोनों को एक दूसरे से अलग करने में लोगों को बहुत वक्त लगा। दोनों का शरीर कड़क हो चुका था। चिल्लाने की वजह से वर्मा मैडम की आवाज चली गई थी। उनके चेहरे से बस ठंडे आंसुओं की धारा बह रही थी और सारा कुछ चुप हो चला था। लोग उनसे जो भी कह रहे थे उन्हें कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। वर्मा मैडम की इच्छा हुई कि वह अपनी आंखें बंद कर लें और यहीं सो जाएं। गहरी लंबी नींद। जब आंखें खोलें तो सारा कुछ सपना हो। उन्होंने आंखें बंद की और उनके सामने दुष्यंत की जगह खाली पड़ी रही। मैंने लिखना बंद किया और निढाल सा सोफे पर गिर पड़ा, मानो बहुत देर से दौड़ रहा हूं। मैंने देखा मेरा चेहरा गीला था, आंखों में जलन थी और सांस लेने में थोड़ा तकलीफ हो रही थी। मैं आंख बंद करना चाह रहा था, पर आंखें बंद करते ही क्या दिखेगा उसके डर से मैंने अपनी आंखें खुली ही रखी। पर खुली आंखों से भी मैं बच नहीं पा रहा था। मुझे कमरे की छत पर दुष्यंत का कड़क हो चुका शरीर पसरा पड़ा दिख रहा था। तभी वर्मा मैडम का हाथ मेरे बालों को सहलाने लगा। मैंने एक राहत की सांस ली और अपनी आंखें बंद कर ली। मैं यह नहीं लिखना चाह रहा था, मैंने कहा। तो क्या लिखना चाह रहे थे? मैं तो बस टीचर स्टूडेंट के प्रेम का एक छोटा किस्सा गढ़ना चाह। मैं भी वही सुनने आई थी, पर फिर तुमने दुष्यंत का प्रवेश करवा दिया, जबकि उसका नाम दुष्यंत था ही नहीं। का नाम अभी भी तुम्हारे मुंह से पवन नाम नहीं निकलता है। तुमने सोचा था कि मैं उसे दुष्यंत कह दूंगा और कोने कोने एक हल्की फुल्की प्रेम कहानी कहकर बच जाऊंगा। पवन इतना खूबसूरत नाम। मैंने अपनी आंखें खोल दी और कई बार पवन नाम मेरे मुंह से निकला। कमरे की छत पर मुझे दरगाह पर खड़ा हुआ हिरन दिखा। मैं उठकर किचन में आ गया। मुझे एक वाइन की और जरूरत थी, पर पता नहीं किचन में पहुंचकर क्या हुआ। मैं वाइन के बजाय
फ्रिज से अदरक और दूध निकालने लगा और मेरे हाथ खुद ब खुद मुझसे चाय बनवाने लगे। मैंने अपना सिर पीट लिया। अब मेरे लिखे पात्रों के साथ साथ मेरे हाथ पैर भी मेरी नहीं सुन रहे। मैं मन में दोहराता रहा कि मैं वाइन पीना चाहता हूँ और मेरे हाथ मुझसे चाय बनवाते रहे। कुछ देर में चाय लेकर मैं वापस लैपटॉप के सामने आकर बैठ गया। मैं अपनी कहानी देख रहा था और मुझे लगा कि मैं किसी ऊंचे पहाड़ के छोर पर अकेला खड़ा हूँ। मैं इस पहाड़ पर आना भी नहीं चाह रहा था। मैं तो कहानी को तराई के इलाके में रखना चाह रहा था, जहाँ छोटी ठोकरें हों और उन ठोकरों से गिरने की गुदगुदी हो। कहानी शुरू आप करते हैं और बीच में सारे पात्र आपसे कमान छीन लेते हैं और फिर अंत में सब लोग आपको अकेला छोड़कर गायब हो जाते हैं। अब आप अकेले पहाड़ के छोर पर खड़े, नीचे गहरी खाई में आपको कहानी खत्म होती दिख रही है और आप गुहार लगाते हुए एक आखिरी धक्के की। तभी हरे धागे से लिपटे हाथ का एक छोटा धक्का लगता है और मैं अंत में गिरने लगता हूँ। दोस्तों, ये कहानी का आखिरी अंतिम भाग था। मिलते हैं कहानी के अंतिम एपिसोड में आपसे इसके अगले भाग में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।